हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आ सकता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड है रिटर्न ऑफ द टाइगर का। और इस स्टोरी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी की स्टोरी को। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि पारुल दोबारा से अवतार ग्रुप की बिल्डिंग के अंदर घुस गई थी, क्योंकि उसको अभिनव का ढूंढने का एकमात्र चांस अवतार ग्रुप की बिल्डिंग में घुसने से ही मिल सकता था। तो पारुल मुस्कुराते हुए अदिति से बोली, कैसा सर। तभी अदिति बोलती है कि तुम एक बार नीचे कूद कर तो देखो, अभी पता चल जाएगा। यह बोलते ही अदिति तुरंत दीवार की तरफ दौड़ी। पारुल पहले भी एक बार अदिति से हार चुकी थी, इसलिए वो घबराते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, बाय बाय। वो कूदकर दीवार के दूसरी तरफ भागना चाहती थी। इतने में अदिति तेज स्पीड से ऊंची ऊंची छलांग लगाते हुए दीवार के ऊपर पहुंच गई। उसने तेजी से पारुल के ऊपर एक जोरदार मुक्का चला दिया था। पारुल ने किसी तरह अपने आप को डिपेंड किया और तुरंत दीवार से नीचे कूदकर गलियों में भागने लगी। अदिति भी उसका पीछा करने लगी। तभी अदिति जानती थी कि पारुल का पहली बार कोर्टयार्ड के अंदर घुसना शायद एक्सीडेंट रहा हो, लेकिन बार बार ऐसा होना नॉर्मल नहीं था। अदिति ने अपने आप से बोला, मैं इस बार इस लड़की को आसानी से नहीं जाने दूंगी। पारुल भी दौड़ते हुए खुद से बोली, इस बार तो मैं पूरी प्लानिंग करके आई थी, लेकिन दोबारा इस लड़की से सामना हो गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ठीक उसी वक्त अपने कमरे में अभिनव बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके कान बंद हो गए थे। कई दिनों से बिस्तर पर होने की वजह से वह ठीक से अपने कान भी साफ नहीं कर पा रहा था। ऐसे में अभिनव ने कमरे के गेट की तरफ देखा। गेट बंद था। अभिनव ने खिड़की से बाहर की ओर देखा। बाहर कोई भी नहीं था। अभिनव ने मोबाइल में टाइम देखा। उसे पता था इस वक्त अदिति अपने काम में बिजी रहती थी। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और अपने पैरों पर पड़ा ब्लैंकेट हटा दिया। उसने धीरे से अपने पहले पैर को जमीन पर रखा और फिर दूसरे पैर को भी जमीन पर रख दिया। बहुत टाइम बाद उसके पैरों ने फर्श को छुआ था। वो ठंडा ठंडा एहसास उसे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मगर अभिनव के पास ज्यादा टाइम नहीं था। अभिनव तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और सीधा ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगा। टेबल पर रखे ईयरबड्स के पैकेट में से उसने एक ईयरबड निकाला और कान में डाल दिया। अचानक उसकी नजर अपने आप से मिली। सिर्फ इतने से दिनों में उसके चेहरे की कैसी हालत हो गई थी। अगर मेरा यह हाल है तो उधर अनन्या का क्या हाल होगा, अभिनव ने अपने आप से बोला। अनन्या की याद उसे बुरी तरह से परेशान कर रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि वह अभी के अभी भागकर उसके घर पहुंच जाए, पर नहीं, यह वक्त दिल से नहीं दिमाग से सोचने का है। तू जो कर रहा है सोच समझ कर रहा है। अनन्या भी इसी बात को समझेगी। बस कुछ दिन और, अभिनव ने अपने आप से बोला। तभी उसे एहसास हुआ कि खिड़की के बाहर कोई आया था। इससे पहले कि वह अभिनव को अपने पैरों पर खड़ा देखता, अभिनव एयरबड्स का पैकेट वहीं छोड़कर फिर से अपने बिस्तर पर आ गया। दूसरी तरफ गलियों के बीच में से दौड़ते हुए पारुल तिब्बती मार्केट के अंदर घुस गई। वहां पर घर इतने नजदीक बने हुए थे कि पतली पतली गलियों में दौड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। पारुल ने चिल्लाते हुए बोला, अरे तुम इतनी सुंदर लड़की हो, फिर क्यों मेरे पीछे भागकर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। मुझसे तो गलती हो गई है, लेकिन तुम तो समझदार हो। अदिति के चेहरे पर इस वक्त कॉन्फिडेंस झलक रहा था। उसने बोला, तुम भी कोई बेवकूफ नहीं हो। चुपचाप रुक जाओ तो मैं भी तुम्हारा पीछा करना छोड़ दूंगी। मुझे बस तुमसे बात करनी है, नहीं तो अब तक मैं तुम्हारे पीछे पूरी फोर्स लगा चुकी होती। पारुल ने बोला, इससे अच्छा तो तुम मेरे पीछे फोर्स ही लगा देती। मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनकर अदिति एक पल के लिए स्पीचलेस रह गई। तभी देखते ही देखते पारुल ने एक दीवार पर पैर रखा और उछलते हुए एक ढलवा छत वाले घर के ऊपर चढ़ गई। घर इतने नजदीक बने हुए थे कि एक छत से दूसरी छत पर कूदना बहुत आसान था। अदिति भी उसके पीछे पीछे छत पर चढ़ गई और बोली, तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकती। दौड़ते दौड़ते अदिति ने ढलवा छत की एक टाइल खींच ली और पारुल के ऊपर फेंक कर मारी। पारुल अब तक काफी आगे निकल चुकी थी। उसे लग रहा था कि वो अब बच ही जाएगी। तभी उसके बाएं घुटने पर बहुत जोरदार दर्द महसूस हुआ। टाइल घुटने पर जा टकराई थी और वह दर्द से चीखते हुए नीचे जमीन पर गिर गई। अदिति
कूदती फांदती हुई उसके पास पहुंची। वो दर्द के मारे कराह रही थी और जमीन पर पड़ी हुई पारुल के पास आकर बोली, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? सचमुच लगा है ना कि तुम मेरे एरिया में आकर मुझसे बचकर निकल जाओगी? अदिति ने अपनी कमर पर लगाया हुआ खंजर निकाल लिया। ये देखते ही पारुल के चेहरे पर भी एक सीरियस एक्सप्रेशन आ गया। वो बोली, सॉरी, मैंने अब भागने की कोशिश की, लेकिन क्या तुम मुझे केवल अपनी दीवार पर चढ़ने के जुर्म में मार डालोगी? अदिति बोली, आज तुम पहली बार अवतार क्लब हाउस के कोर्टयार्ड में घुसी हो, तुम आखिर चाहती क्या हो? अदिति के चेहरे पर एक कठोरता थी और उसकी आवाज में कड़वाहट। वो अभिनव से सच्चा प्यार करने लगी थी और उसकी सेफ्टी के लिए वो किसी की भी जान लेने से भी कतराने वाली नहीं थी। पारुल ने भी अपना मजाकिया अंदाज छोड़कर पूछा, मैं बस एक इन्फॉर्मेशन लेने आई थी। मुझे यह जानना है कि लगभग एक हफ्ते पहले तुम्हारे अवतार ग्रुप के मेंबर यमुना नदी में रात के वक्त क्या ढूंढ रहे थे? यह सुनते ही अदिति के चेहरे पर एक सिकन आ गई। उसने अपने आप से बोला, इस लड़की को उस रात के बारे में कैसे पता है? आखिर यह है कौन? उस रात अभिनव को ढूंढने के लिए अवतार ग्रुप ने क्लीन यमुना नाम से कैंपेन चलाया था, जिसको उन्होंने सरकारी कैंपेन के साथ एफिलिएट करके शुरू किया था। उस कैंपेन का असली मकसद केवल अवतार ग्रुप के कुछ खास लोगों को ही पता था, इसलिए इस बात का बाहर निकलना इम्पॉसिबल था। अदिति ने पूछा, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? पारुल ने एक बिल्कुल खाली घर की छत की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे उसने बताया। अदिति जैसे ही पीछे देखने के लिए मुड़ी, पारुल तुरंत अपने पैरों पर उठ खड़ी हुई। अदिति ने देखा कि पीछे कोई नहीं था। उसने जैसे ही पारुल की तरफ घूमकर कुछ पूछने की कोशिश की, पारुल ने उसकी आंखों में पेपर स्प्रे छिड़क दिया था और तेजी से गलियों के बीच होते हुए भाग गई। अदिति एक जोरदार चीख के साथ पीछे हट गई। उसके हाथ से खंजर भी गिर गया था और वो अपनी आंखें मलने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था और आंखें जल रही थी। वो जोर से हाँफते हुए पास में बने हुए घर में घुस गई और उसने उनसे पानी लेकर तुरंत अपना चेहरा धुला। 5 मिनट बाद उसकी आंखों को थोड़ी शांति मिली, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी अशांति फैली हुई थी। अदिति बोली, इसका मतलब है वो लड़की हमारे क्लब हाउस में उस रात की डिटेल्स की इन्वेस्टिगेशन करने आई थी? ये बात दादाजी को जल्द से जल्द बतानी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह लड़की भी उस किलर के साथ मिली हुई है? अदिति उठी और तुरंत अपने अवतार क्लब हाउस की तरफ चल पड़ी। दूसरी तरफ किसी तरह अपनी जान छुड़ाकर पारुल अपनी कार में जा बैठी थी। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। पारुल अपने आप से बोली, आज तो फिर से किस्मत में शनिचर लगे हुए हैं। वह तो हम दिल्ली वाले इतने चालाक होते हैं, वरना आज तो मेरी रील बन जाती। पारुल ने अपने घुटने की चोट को सहलाते हुए बोला, मेरा पूरा घुटना ही तोड़ के रख दिया। एक तो मुझे यह समझ में नहीं आता है कि इतनी खूबसूरत लड़की इतनी अच्छी फाइटर कैसे हो सकती है। भगवान भी किसी को सब कुछ दे देता है, फिर हम जैसी लड़कियां क्या करेगी? लूडो खेलें? ये बोलते हुए उसने स्टीयरिंग पर जोर से मारा और आगे बोली, लगता है मुझे अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल तो हॉस्पिटल जाना ही ठीक रहेगा। ये बोलते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गई। दूसरी तरफ बलदेव हैरानी और गुस्से के साथ बोला, क्या तुम सच बोल रही हो? अगर उस लड़की को हमारे कैंपेन के पीछे के असली इरादे पता है तो फिर अभिनव के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। तुम्हें उसे पकड़कर यहाँ लाना चाहिए था। अदिति सर झुकाते हुए बोली, दादाजी, उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने दोनों बार उसे हरा तो दिया था, लेकिन दोनों ही बार वो मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गई। अब आप ही बताओ हमें क्या करना चाहिए? दरअसल पारुल के मजाकिया अंदाज को देखते हुए अदिति को लगा नहीं था कि बात इतनी सीरियस होगी। बलदेव काफी देर तक सोचता रहा, फिर उसने बोला, फिलहाल तुम अभिनव के पास जाओ। अगर बात इतनी बढ़ गई है तो मुझे आर्यन से दिल्ली छोड़कर यहाँ आने के लिए बोलना पड़ेगा। अब से अवतार क्लब हाउस में मार्शल लॉ लागू होगा। मार्शल लॉ में रहना अदिति को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने बोला, इससे अच्छा हम अभिनव को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। बलदेव ने बोला, जिस लेवल के लोगों से हम डील कर रहे हैं उस हिसाब से चाहे हम अभिनव को कहीं भी शिफ्ट कर दें, खतरा हमेशा बना रहेगा।
यह बोलते हुए बलदेव अपनी कुर्सी से छड़ी के सहारे उठा। वह अब इस मामले को हल्के में नहीं ले सकता था। तभी अदिति ने बोला, लेकिन क्या आर्यन का यहाँ आना सच में जरूरी है? उस लड़की को तो मैं ऑलरेडी खुद 2 बार हरा चुकी हूँ। बलदेव ने बोला, इससे साफ है कि जिस लड़की को तुम भी हरा सकती हो, अभिनव तो उससे नहीं हारा होगा। इसका मतलब जिस किसी ने भी अभिनव का यह हाल किया है वह और भी ज्यादा पावरफुल होगा। इसलिए हमारे सबसे पावरफुल फाइटर का यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। खैर, अब तुम टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से अभिनव के पास जाओ। ओके दादाजी। यह बोलते हुए अदिति तुरंत वहां से निकल गई। दिल्ली के बीचों बीच एक सफेद रंग की बड़ी और आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। उसके एंट्रेंस पर लिखा हुआ था अवतार ग्रुप इंक आजादी। उस बिल्डिंग के एक बड़े से ऑफिस के अंदर दीवार पर 3 बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। वह तीनों ही अवतार ग्रुप के फाउंडर्स और फ्रीडम फाइटर्स थे। पेंटिंग्स के सामने एक बड़ी सी टेबल थी और टेबल के पीछे एक 30-35 साल का लड़का काम में बिजी था। वो फिजिकली फिट और गुड लुकिंग लड़का था, लेकिन उसके सर के बाल कोने में से हल्के हल्के सफेद होने लगे थे। उसकी आंखों पर एक गोल सोने के फ्रेम वाला चश्मा था, जिसकी वजह से वो काफी पढ़ाकू टाइप की वाइब दे रहा था। तभी उसके दरवाजे पर एक खटखटाहट हुई। उस लड़के ने आंख उठाकर देखा तो सामने से बलदेव मुस्कुराते हुए अंदर आ रहा था। वो लड़का तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और बलदेव के लिए एक कुर्सी खींच ली। फिर उसने बोला, अगर आपको किसी चीज की जरूरत थी तो बस एक फोन कॉल कर देते, आपको यहाँ खुद आने की क्या जरूरत थी? बलदेव ने भी मुस्कुराते हुए बोला, आर्यन, तुम हमारे अवतार ग्रुप के लीडर हो, मैं तुमसे फोन पर कैसे कुछ करने के लिए बोल सकता हूँ? आर्यन अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आप हमारे बुजुर्ग हैं। जो कुछ भी मुझे आज मिला है वह आपके सेक्रीफाइसेस की वजह से ही मिला है। अब जब चाहे जैसे चाहे मुझसे काम करवा सकते हो। बलदेव भी बस धीमे से मुस्कुरा दिया। कुछ पलों के बाद बलदेव एकदम सीरियस होकर बोला, एक्चुअली मामला कुछ ऐसा है कि मेरा खुद आना बहुत जरूरी था। मुझे लगता है कि हमारे क्लीन यमुना कैंपेन के पीछे के असली मोटिव के बारे में कुछ लोग जान गए हैं। आर्यन ने हैरान होकर बोला, लेकिन हमने सब कुछ बहुत सीक्रेटिव रहकर किया था ना। यहाँ तक कि हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल से ऑफिशियली परमिशन लेकर एक लेजिटमेट क्लीन यमुना का कैंपेन चलाया था। अभिनव के मिल जाने के बाद भी हम लगातार अभी तक यह कैंपेन चला रहे हैं। फिर इसके बारे में किसी को कैसे पता चल सकता है? बलदेव एक कड़वाहट भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, यह तो मैं भी नहीं जानता आर्यन, लेकिन अदिति ने इसके बारे में पता लगा लिया है। दरअसल कोई लड़की थी जो अवतार क्लब हाउस की पिछली दीवार फांदकर अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। ये बोलते हुए बलदेव ने कुछ सेकंड्स का पॉज लिया और आगे बोला, और सबसे बड़ी बात, जब अदिति ने उस लड़की को पकड़ लिया तो अपनी जान बचाने के लिए उसने साफ साफ पूछ लिया कि हम लोग एक हफ्ते पहले यमुना कैंपेन में किसे ढूंढ रहे थे। आई थिंक सिचुएशन सीरियस है। कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया था। आर्यन भी बिल्कुल सीरियस मूड में बैठा हुआ था। जनरली वह बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और मुस्कुराने वाला लड़का था, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ फाइटर बहुत ही पावरफुल और खूंखार था। वो बोला, बलदेव जी, सिचुएशन तो वाकई सीरियस है, क्योंकि अभिनव पर हमला करने वाला अभी भी नहीं पकड़ा गया है, और अगर सचमुच में उन्हें अभिनव की लोकेशन का पता चल गया तो अब हमें पूरी तरह डिफेंस पर फोकस करना पड़ेगा। बलदेव ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए बोला, आर्यन की डिक्शनरी में डर नाम का शब्द ही नहीं है, आप तो जानते ही हो। 2 सेकंड के साइलेंस के बाद वो आगे बोला, खैर छोड़िए, इस सिचुएशन में अच्छा यही रहेगा कि मैं गुड़गांव में ही शिफ्ट हो जाऊं। बलदेव हैरान होकर बोला, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अवतार ग्रुप के लीडर होकर तुम पर्सनली अभिनव को गार्ड करोगे? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, अब बस भी कीजिए, गुड़गांव से 3 घंटे का सफर करके आप खुद यहाँ चले आए। आप भी तो यही चाहते हो ना? और वैसे भी लीडर होने के नाते अपने ग्रुप के सबसे नए मेंबर की रक्षा करना मेरा फर्ज है। बलदेव मुस्कुराते हुए बोला, तुम आजकल के बच्चे बड़े होशियार हो, झट से बातें पकड़ लेते हो। आर्यन बोला, अगर मुझे अवतार ग्रुप के फ्यूचर को देखना है तो होशियार होना ही पड़ेगा। खैर, फिलहाल मेरी होशियारी अभिनव को हमारे ग्रुप में शामिल करने के आपके फैसले के बारे में भी मुझे
वार्न कर रही है। बलदेव ने पूछा, क्या मतलब है? आर्यन बोला, मतलब यह है कि दामोदर गढ़वाल पिछले काफी समय से गायब है। ऐसे में गढ़वाल परिवार के अंदर अभिनव का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। क्या इसके बाद भी आपको सच में लगता है कि अभिनव पर हम अपना दांव खेलना चाहिए? मुझे तो सिचुएशन अभिनव के फेवर में नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और अगला एपिसोड सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।